नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। तारीख थी 7 सितंबर 2013। अपने पड़ोसी देश चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके नेता शी जिनपिंग कजाकिस्तान के अस्ताना की नजरवेव यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। वहां उन्होंने घोषणा की, बोले कि चीन एक नया सिल्क रूट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस सिल्क रूट का मतलब क्या था? इसका मतलब था दुनिया भर के करीब 150 देशों में चीन अपने पैसे से सड़कें बनाएगा, रेलवे ट्रैक बिछाएगा, ऊर्जा के नए नए स्रोत तलाश करेगा, पावर प्लांट लगाएगा, स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस पूरी योजना को नाम दिया गया था द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे बाद में बदल कर दिया गया था वन बेल्ट वन रोड। लेकिन क्या चीन ने इतनी बड़ी घोषणा दुनिया की भलाई के लिए की थी? जाहिर है नहीं। चीन का मकसद है कि साल 2049 में जब उसकी आजादी के 100 साल का जश्न मन रहा होगा, तो उस वक्त उसकी ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना पूरी हो जाए और दुनिया भर के देशों को चीन और उसके पैसों की आदत लग जाए, ताकि चीन जब चाहे जैसे चाहे इन देशों को अपने इशारे पर नचा सके और दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम कर सके। तो चीन ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया और इस काम की शुरुआत के लिए चीन के पास पाकिस्तान से बड़ा कोई भी भिखमंगा मौजूद नहीं था। जी हां, तो शी जिनपिंग ने तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे और जाने से पहले शी ने मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने बयान दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के ही घर जा रहा हूं। जी हां, पाकिस्तान को अपना भाई बना लिया। वो भाई के घर गए और लौटे तो फिर से मीडिया को बुलाया, फिर से बोले हमारी दोस्ती पहाड़ से भी ऊंची है, सागर से भी गहरी है, शहद से भी मीठी है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ना तो ये कहानी भाई के घर जाने की थी और ना ही ये कहानी दोस्ती की थी। ये बात थी चीन के अपने फायदे की, जिसका नाम था वन बेल्ट वन रोड और जिसकी नींव कजाकिस्तान में रखी जा चुकी थी। और इसी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत चीन ने तय किया कि चीन से पाकिस्तान तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि CPEC। 20 अप्रैल 2015 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। शुरुआती तौर पर इस पूरी परियोजना पर खर्च का जो अनुमान था वो 49 बिलियन डॉलर था और चीन इतना पैसा खर्च करने के लिए बहुत खुशी खुशी राजी हो गया था। इस परियोजना के तहत चीन के शिनजियांग के काशगर से पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के बीच कॉरिडोर बनना तय हुआ। चीन ने शिनजियांग इसलिए तय किया क्योंकि शिनजियांग का बॉर्डर लगता है मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तो और पाकिस्तान और भारत। तो तय हुआ प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें सड़कें बननी थी, रेलवे ट्रैक बनने थे, पावर प्लांट बनने थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे, विकास के और भी तमाम काम इस कॉरिडोर के जरिए होने वाले थे। लेकिन एक सवाल अब भी आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर चीन पाकिस्तान में इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है? वो देश जो भुखमरी की कगार पर, उसमें इतना पैसा क्यों? आखिर पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि चीन इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हो गया? और आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो चीन का पैसा लेने को राजी हो गया? तो चलिए पहले इसका ही जवाब खोज लेते हैं। और इसका जवाब बहुत आसान है और जवाब है दोनों को एक दूसरे की जरूरत। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता के मामले में अब वो दुनिया के सबसे टॉप में है भाई साहब। उसके आर्थिक हालात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। खुद को कंगाली से बचाने के लिए उसे IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने झोला फैलाना पड़ रहा है, कटोरा फैलाना पड़ रहा है। तो चीन के रूप में पाकिस्तान को ऐसा पैसा देने वाला एक दोस्त देश दिखा। अगर IMF पाकिस्तान को और पैसे देने से मना कर दे तो पाकिस्तान कंगाल ना हो और चीन के पैसे से उसका काम चलता रहे। तो ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान पर अब करीब करीब 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है और इस कर्ज में से लगभग 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज अकेले चीन ने उसे दे रखा है, यानी कि भीख मांगने के लिए IMF से बड़ा चीन। अब रही बात चीन की, उसे पाकिस्तान में ऐसा क्या दिख गया कि उसने दिल खोलकर पैसे खर्च करने की बात स्वीकार कर ली? तो इसका जवाब है भाई, और वो है कि चीन का डर।
चीन के कुल कारोबार का करीब 90% हिस्सा समुद्री रास्ते से तय होता है और यह समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, जो हिंद महासागर में अंडमान सागर और प्रशांत महासागर में दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ये वही रास्ता है जिसके जरिए पूरी दुनिया का करीब करीब 60% व्यापार जो है, समुद्री व्यापार जो है, वो होता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए इस रास्ते पर कब्जे की होड़ भी लगी रहती है। अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर नजर गड़ाए बैठा है। दक्षिण चीन सागर में चीन मजबूत न हो, इसीलिए हमारा देश भारत भी तैयार रहता है और इसी का नतीजा है कि भारत ने साल 2001 में ही अंडमान निकोबार जो है उसको कमांड बना दिया, ताकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भारत की कड़ी मजबूत पकड़ जो है वो बनी रहे। चीन का सबसे बड़ा डर यही था, लिहाजा उसे तलाश थी एक समुद्री रास्ते की, ताकि वो अमेरिका और भारत के दखल से खुद को बचा सके और अपनी मनमर्जी से उसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सके और वहां पर व्यापार कर सके। पाकिस्तान का गवादर चीन के लिए बिल्कुल सही मुफीद जगह थी। अगर चीन गवादर तक अपनी सीधी पहुंच बना लेता है तो चीन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो घटकर मात्र 2,395 किलोमीटर हो जाती है। तो चीन ने तय किया कि वो अपना नया समुद्री रास्ता बनाएगा और इसके लिए चीन अपने शिनजियांग को पाकिस्तान के गवादर से जोड़ देगा। सड़क या फिर रेलवे के जरिए चीन शिनजियांग के रास्ते गवादर पहुंचेगा और फिर वहां से समुद्री रास्ता शुरू हो जाएगा, जिसमें ना तो अमेरिका की कोई दखल होगी और ना ही भारत की कोई दखल होगी, क्योंकि अगर चीन को टिके रहना है तो उसे जरूरत है अपने कारोबार के विस्तार की, और कारोबार के विस्तार के लिए उसे चाहिए एक नया रास्ता जिनसे वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों तक पहुंच सके। और गवादर तो चीन के लिए सीधे मध्य पूर्वी एशिया के रास्ते खोल रहा था, जहां कच्चे तेल का भंडार है और चीन आज की तारीख में भी अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है, जो मिडिल ईस्ट से आता है। यानी कि तेल उधर से आएगा, माल भी जाएगा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो दोनों ने एक दूसरे का काम शुरू किया। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनने लगा, सड़कें बनने लगी, रेलवे ट्रैक बिछने लगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने की शुरुआत हो गई थी और इस बात को 10 साल भी हो गए थे। अभी तक करीब 6,000 मेगावाट बिजली भी बनने लग गई थी। करीब 1,000 किलोमीटर तक बिजली का ट्रांसमिशन जो है उसका नेटवर्क भी तैयार हो गया था। 500 किलोमीटर के करीब हाईवे भी बन गए थे, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया और शायद ये काम अब कभी पूरा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस मकसद से चीन पाकिस्तान के पास आया था और पाकिस्तान चीन के पास गया था, दोनों में से किसी भी देश का कोई भी मकसद फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान खुद भी जिम्मेदार है और चीन भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती वहां की राजनीतिक अस्थिरता है। नवाज शरीफ के वक्त में पाकिस्तान ने चीन से डील की, लेकिन 2018 जब इमरान आए तो उन्होंने इस डील का विरोध किया। दरअसल उनका आना ही इस विरोध की वजह से था। अब प्रधानमंत्री काम रोक देंगे तो फिर काम कौन करवा सकता है भाई। तो यही हुआ, इमरान खान के विरोध की वजह से CPEC का काम प्रभावित हो गया। इमरान खान के वक्त पाकिस्तान ने तो CPEC का नाम ही बदल दिया। जी हाँ, तब कहा गया कि CPEC का जो नया नाम है वो कुछ और है। वो नाम है कॉलोनाइजिंग पाकिस्तान टू एनरिच चाइना। जी हाँ, तो ये नाम दे दिया गया और विरोध भड़क गया। वहीं पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ बलूचिस्तान में भी आवाज उठनी शुरू हो चुकी थी। वहां पर भी लोग जो हैं वो खुश नहीं है अभी भी। और ये वही बलूचिस्तान है जहां गवादर पोर्ट है। पाकिस्तान को चीन के हाथ बेचने का आरोप लगाकर पाकिस्तान में चीन के दूतावास पर आतंकी हमला भी हो गया। चीन के इंजीनियर जो वहां काम कर रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया। उनके कन्वॉय पर भी हमला किया गया। चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान हुक्मरानों की खामोशी ने भी अपनी आवाम को दुश्मन बना लिया। रही सही कसर पाकिस्तान की बदहाल हालत ने कर दिया। बदली हुई सत्ता, उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, पन्नियों में गैस बिकने लगी। CPEC के जरिए चीन ने बिजली बनाकर पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान की आवाम के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो बिजली का बिल दे सके। CPEC में हाईवे तो बन गए, लेकिन पाकिस्तान में तेल के दाम इतने बढ़ गए कि लोग गाड़ियां लेकर हाईवे पर निकल ही नहीं पा रहे थे। यानी कि भाई जो भी बना वो किस काम का।
तो पाकिस्तानी आवाम को ना तो चीन की बिजली काम आई, ना बिजली का फायदा मिला और ना ही हाईवे का। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में चीन और सीपीईसी का विरोध हो गया। बाकी चीन इतने बड़े निवेश के बाद भी न तो पाकिस्तान में महंगाई कम कर पाया और ना ही बेरोजगारी घटा पाया और ना ही भविष्य में इसकी कोई उम्मीद जता पाया। तो इस बात में चीन भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहा था और वहां पर भी इस चीज का विरोध होने लगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के हालात भी कुछ अच्छे नहीं रहे। कोरोना के बाद जिस तरीके से चीन में आर्थिक मंदी आई और फिर उसकी जीडीपी हिलने लगी, गिरने लगी, उससे चीन को खुले में पैसा खर्च करने पर रोक लगानी पड़ी। सीपीईसी का जो शुरुआती बजट 49 बिलियन डॉलर था, वो भी बढ़कर अब करीब 62 बिलियन डॉलर हो गया था। ऐसे में वो पाकिस्तान में और ज्यादा निवेश नहीं कर पा रहा था और ना ही खुद को तैयार कर पा रहा था, क्योंकि चीन के निवेशकों को अब ये लगने लगा था कि पाकिस्तान में चाहे जितना भी निवेश कर दिया जाए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में चीन इस प्रोजेक्ट में तब तक अपना निवेश ना बढ़ाए जब तक कि पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता नहीं आ जाती है। और पाकिस्तान में आर्थिक राजनीतिक स्थिरता कब तक होगी इसका तो खुद भाई ऊपर वाले को भी नहीं पता है, क्योंकि इसकी दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं है। लिहाजा इस सीपीसी का अब काम तमाम मान लीजिए कि ये काम खत्म हो गया। और इससे अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है भारत। क्योंकि सीपीईसी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से गुजरता है, जो हमारा अपना हिस्सा है और हमारा कश्मीर का हिस्सा है। दूसरा, पाकिस्तान बदहाल है तो वो भारत में आतंकी हमले करवाने का जोखिम भी नहीं ले सकता है, यानी कि वहां पर विकास होगा तो हमें भारी पड़ेगा। क्योंकि पहले से ही बदनाम पाकिस्तान अगर किसी ऐसे संकट में फंसा तो चीन के बाद अमेरिका भी उसकी मदद बंद कर देगा, इनफैक्ट बंद कर चुका है, और फिर पाकिस्तान किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला पाएगा। तीसरी और सबसे बड़ी बात, चीन के विस्तारवादी नीति पर रोक लग जाएगी। समंदर में बादशाहत कायम करने का चीन का सपना और कुछ दशकों तक अगर पूरा नहीं होता है तो ऐसे में भारत एक सुपर पावर बन जाएगा। पाकिस्तान और चीन की इस साझी असफलता में एक कहानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान और वहां के लोगों की भी है, जिनकी एक जिद ने इस प्रोजेक्ट को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, उसकी कहानी अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेल होने की ये थी बड़ी वजह। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए शिवकांत गौतम लाइव।